हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला हिंदी चैनल पे। यहां पर डेली हम लोग 2 बजे मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि शाम को 6 बजे ये दूसरी क्लास हो रही है। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग की ड्यूटी है कि सबको इन्फॉर्म कर देना कि आज की क्लास जो है वो 2 बजे की जगह 6 बजे स्टार्ट हो रही है। और इस लिंक को आपको जल्दी से शेयर कर देना है, क्योंकि आज हम लोग बात बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। आज मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो स्टार्ट होने वाला है यहां पर सीरीज, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आज की क्लास में। तो कुछ तो हमारे बचे हुए जलप्रपात है, कुछ तो हम लोग जो जलप्रपात है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट, ये तो आपके कुछ जलप्रपात हैं जिसकी हम लोग लोकेशन देख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बात है। और वो जरूरी बात क्या है? वो जरूरी बात है आपके, याद रखिएगा, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं अपवाह तंत्र की। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? अपवाह तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आज हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र की। आप कहेंगे सर अपवाह तंत्र हो गया है। नहीं, अपवाह तंत्र में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है बेसिकली। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अपवाह तंत्र होता क्या है। ठीक है, कितने प्रकार की आपकी सरिताएं होती हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। प्लस यहां पर हम लोग समझने वाले हैं कि अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। ठीक है, हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं किसकी? ड्रेनेज सिस्टम की बात करने वाले हैं। और हम लोग यहां बात करने वाले हैं ड्रेनेज पैटर्न की। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपके कौन कौन से पैटर्न हैं। और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? यहां हम लोग बात करने वाले हैं जो अपवाह अपहरण होता है आपका। ठीक है, या जिसको बोलते हैं आपका नदी अपहरण। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं नदी अपहरण की भी। ठीक है, आप लोग ने अपहरण सुना होगा मनुष्य का। यहां हम लोग आज बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे रिवर कैप्चर की। क्या होता है रिवर कैप्चर? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बने रहिएगा। आज यहां पर हम लोग फोकस करने वाले हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, जो हमारे जलप्रपात थे इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन लिंक को आप क्या करिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं यहां पर फायदा उठा पाए। तो यहां पर हम लोग जो अब करेंगे, यहां पर जो हम लोग बात करेंगे जलप्रपात, कुछ जलप्रपात के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी बात करी है, कुछ जलप्रपात जो हमारे छूटे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर लिखिए बोहरा पानी। ठीक है, यहां पर लिखिए बोहरा पानी। ठीक है, यहां पर जलप्रपात लिखिए आप बोहरा पानी। ठीक है, यह जलप्रपात आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी बोहरा पानी को कई जगह पे बोहरी पानी बोलते हैं। ठीक है, बोहरी पानी बोलते हैं, तो उसको बोहरी पानी भी आप कह सकते हैं। यह जलप्रपात है कहां पर? यह जलप्रपात है मयूरभंज में। याद रखिएगा, यह जलप्रपात कहां पर है? यह जलप्रपात है मयूरभंज में। और मयूरभंज है कहां पर? बहुत फेमस जगह है उड़ीसा की। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा की बहुत फेमस जगह है मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज में बोरही पानी है, या बोरहा पानी बोलते हैं जिसको, मयूरभंज में। ठीक है, यहां पर आप याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि इसमें नदी कौन सी है, रिवर कौन सी है, तो रिवर में याद रखिएगा यहां पर नदी जो है उसको बोलते हैं बुधवलांग नदी। क्या बोलते हैं? नदी का नाम है बुधवलांग नदी। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा नदी का नाम क्या है? बुधवलांग नदी है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, तो हमने पहली अपनी जो जलप्रपात देखा, हमने पहला जलप्रपात देखा। ये पहला जलप्रपात है क्या? बोरही पानी या बोरहा पानी। ये आपका कहां पर है? ये है मयूरभंज उड़ीसा में। और नदी किस नदी पे बना हुआ है? तो आप यहां देख सकते हैं बुधवलांग नदी जो है, बुधवलांग नदी में ये बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे यहां पर, तो हमारी एक और यहां पर जलने की बात होगी। ठीक, थर्ड हमारा, अब ये कहां पर है, इसका नाम क्या है? तो देखिए एक चीज समझिएगा, अच्छा बुधवलांग कहां पर है? तो बुधवलांग उड़ीसा में, उड़ीसा में है ना, ये तो हमने देख लिया। अब यहां पर एक आपकी है, उसका नाम क्या है झरने का? बहुत ही फेमस झरना है लांगशियांग, और इसको लांगथियांग भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लांगशियांग या लांगथियांग, ये जो है आपकी, ये नदी कहां, ये झरना कहां पर है? ठीक है, तो ये झरना है मेघालय में, मेघालय के पश्चिम खासी पहाड़ियों में। पश्चिमी खासी जो पहाड़ियां हैं वहां पर है। ठीक है, तो पश्चिमी खासी पहाड़ियां। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा लांगशियांग। दिस इज लांगशियांग। ये जो है ये क्या है आपका? लांगशियांग है। ठीक है, इसको लांगशियांग भी बोलते हैं, इसको लांगथियांग भी बोलते हैं। ठीक, लांगशियांग या लांगथियांग, इसमें जो नदी है आपकी,
हर जगह पे नदी नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर एक नदी है, उस नदी का नाम है किंशी। किंशी नदी पर बना हुआ है ये, किंशी नदी पे जलप्रपात बना हुआ है, लांगथियांग किंशी नदी पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरी यहां पर देखनी है। दूसरा अगर हम देखेंगे यहां पर, तो दूसरा देखिए क्या क्या है, कौन से हमारे यहां पर आपको झरने दिखते हैं। खासी में आपको बहुत सारे झरने दिखेंगे, खासी में आपको बहुत सारे झरने दिखेंगे, जैसे कि नोह कालिकाय। यहां पर एक और झरना बहुत फेमस है, नोह कालिकाय जलप्रपात। ठीक है, ये याद रखिएगा, जलप्रपात बहुत फेमस है, नोह कालिकाय। नोह कालिकाय, तो क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन आता है कि ये नोह कालिकाय जलप्रपात जो है ये कहां पर है। तो आपको बता दूं कि ये भी आपको खासी पहाड़ियों में मिलता है, मेघालय में। ये लेकिन मिलता कहां है, पूर्वी खासी पहाड़ी में, पूर्वी खासी पहाड़ियों में मिलता है। ठीक है, मतलब इससे पहले वाला जो हमने देखा वो कहां था, वो पश्चिमी में था। ये कहां पर है, ये पूर्वी खासी पहाड़ी में है। ठीक है, और आप जानते हैं इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देना है क्या, मेघालय। नोह कालिकाय बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, काफी ऊंचा ये जलप्रपात है, याद रखिएगा ये काफी ऊंचा जलप्रपात है। वन ऑफ दी हाईएस्ट आप कह सकते हैं जो हमारे वाटरफॉल्स हैं, जो हमारे भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक आपका क्या है, नोह कालिकाय जलप्रपात है। कहां पर, यह हमारा है मेघालय में। कहां पर है, मेघालय में। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और है हमारा, ठीक है, उसको बोलते हैं नो सबंगई, है ना, नो सबंगई, या उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोह सिंगथियांग। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से नोह सिंगथियांग भी बोलते हैं। ये भी कहां पर है, ये भी पूर्वी खासी पे है, ये भी याद रखिएगा पूर्वी खासी पहाड़ियों में है। ठीक है, ये भी आपका मेघालय में है, ये भी मेघालय में है, ये भी मेघालय में है। तो इसको लिख लीजिए नोह सबंगई, है ना। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे यहां पर, तो एक और है आपका किमरेम है। ठीक है, क्या है, किमरेम, एक और लिख लो, किमरेम, किमरेम। अब ये किमरेम जलप्रपात भी यहीं पर है यार, है ना, किमरेम जलप्रपात भी जो है इसको भी आगे लिख लो, इसके भी खासी मेघालय, मेघालय। तो ये कुछ प्रमुख मेघालय के हैं, ये कुछ प्रमुख मेघालय के हैं जो कि आपको यहां पर दिख रहे हैं, जो कि आपको दिखेंगे इस वाले रीजन पे, जो ने मार्क कर दिया है ये रीजन, यहीं पर आपको सारे ये मिलेंगे, यहीं पर सारे मिलेंगे, है ना। एक और है एलिफेंट, एक और है एलिफेंट, एक और है एलिफेंट फॉल, शिलोंग के पास। ठीक है, एलिफेंट, इसका नाम लिख लो, एलिफेंट फॉल, एलिफेंट फॉल, एलिफेंट जलप्रपात। ये कहां पर है, निकट शिलोंग, निकट शिलोंग। और शिलोंग आप जानते हैं मेघालय की कैपिटल है, तो ऑब्वियस ही बात है मेघालय में भी ये है एलिफेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेघालय के कुछ जलप्रपात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने मेघालय के सारे जलप्रपात यहां पर कर लिए। क्लियर है बात यहां पर, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, हम लोग कुछ और जलप्रपात देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक जलप्रपात है डुडुमा, डुडुमा जलप्रपात। ठीक है, एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं आप क्या, डुडुमा जलप्रपात बोलते हैं। अब ये डुडुमा जलप्रपात कहां पर है, तो डुडुमा जलप्रपात सब जानते हैं कि मचकुंड नदी पे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मचकुंड रिवर, मचकुंड नदी। ठीक है, इसको मच्छकुंड भी बोलते हैं, मच्छकुंड, इसे मच्छकुंड रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मच्छकुंड रिवर भी बोलते हैं या मच्छकुंड नदी बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि डुडुमा जलप्रपात जो है, डुडुमा जलप्रपात के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक जगह है उड़ीसा में जिसका नाम है कोरापुट। ठीक है, तो ये कोरापुट उड़ीसा में पड़ती है, ये जगह जो है आपकी याद रखिएगा, कोरापुट, कोरापुट उड़ीसा, वहां पर ये पड़ता है डुडुमा जलप्रपात, कई बार पेपर में आता है। इसके साथ एक और आप याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये है चूलिया जलप्रपात, ये चूलिया फॉल्स है, चूलिया जलप्रपात है। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि चूलिया जलप्रपात कहां पर है। पहली चीज तो चूलिया जलप्रपात कहां पर है, ठीक है,
उसके साथ साथ कौन सी नदी में है, तो ये याद रखिएगा कोटा, कोटा राजस्थान। कई सारे आप लोग राजस्थान से होंगे तो आप जानते हैं कोटा राजस्थान की ये बहुत फेमस नदी है, जो कि जलप्रपात है, जो कि चंबल नदी पर बसा हुआ है, जो कि किसमें बनी हुई है, चंबल नदी पे बनी हुई है, चंबल नदी पे, है ना, चूलिया जलप्रपात। इसके साथ ही साथ एक और हम लोग जलप्रपात करते हैं यहां पर, तो ये है क्या, धुआंधार, है ना, बहुत फेमस है धुआंधार। याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात जो है ये बहुत फेमस है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, ये धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, तो ये याद रखिएगा जबलपुर के निकट है, ये मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट है, जबलपुर के निकट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। यहां पर क्या याद रखना है, ये एमपी में है, जबलपुर के निकट है ना। और यहां पर आपको बताना क्या है, यहां पर आपको बताना यह है कि ये कौन सी नदी में है, तो आप नदी बताएंगे कौन सी, नर्मदा नदी बताओगे। कौन सी नदी बताओगे, नर्मदा नदी बताओगे। तो ये नर्मदा नदी में है, लिख लो। ठीक है, नर्मदा नदी में है, लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद नर्मदा ही नदी पे एक और मैं बताऊं आपको, मंदहार और पुनासा है। नर्मदा ही नदी पे है मंदहार, मंदहार या इसको बोलते हैं पुनासा, तो मंदहार या पुनासा जलप्रपात है, मंदहार या पुनासा जलप्रपात। ठीक है, और ये भी कहां पर है, ये भी आपका नर्मदा नदी पे है। ये भी याद रखिएगा कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंदहार या पुनासा नर्मदा नदी पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और मध्य प्रदेश में आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, चचाई जलप्रपात, चचाई, ये एमपी में है, लिख लेना, एमपी में लिख लो एक और एमपी की, चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। ठीक है, ये चचाई जलप्रपात है। इसके बारे में क्या है, बस आपको नदियां याद रखनी है और लोकेशन याद रखनी है। तो चचाई जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पे है, याद रखिएगा। ये चचाई जो है किस नदी पे है, चंबल नदी पे है ना। और है कहां पर ये, तो ये भी एमपी में है, ये भी एमपी में है। ठीक है, तो एमपी में आपको बहुत सारे यहां पर जलप्रपात दिखते हैं। एमपी में इसके अलावा जलप्रपात आपका जो है यहां पर अप्सरा जलप्रपात भी है, यहां पर क्या है, अप्सरा जलप्रपात भी है। ठीक है, ये कुछ प्रसिद्ध आपके जलप्रपात है। इसके साथ साथ एक जलप्रपात आपका और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम हुंडुरु, याद रखिएगा, हुंडुरु जलप्रपात, हुंडुरु जलप्रपात। ठीक है, ये भी कई बार आपके पेपर में आता है, हुंडुरु जलप्रपात। हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पे है ना, तो ये आपको याद रखना है, हुंडुरु जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। ये कहां पर है, ये झारखंड में है, ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, झारखंड में है हुंडुरु जलप्रपात, हुंडुरु। ठीक है, ये कौन सा है, हुंडुरु जलप्रपात है, जो कि यहां पर है। इसके साथ साथ एक और आपका जलप्रपात है, बस इसमें इतना ही लिख लो, जलप्रपात है कहां पर, छोटा सा जलप्रपात है, उसरी जलप्रपात, उसरी प्रपात, उसरी प्रपात, ये भी झारखंड में, इतना लिख लो, उसरी जलप्रपात, ये भी झारखंड में। तो ये यहां आप अगर देखेंगे तो आपको यहां ये वाला रीजन जो है, झारखंड का जो रीजन है, यहां पर आपको नजर आएंगे हुंडुरु और उसरी, है ना, हुंडुरु और उसरी यहीं पर आपको नजर आएंगे। ये जलप्रपात काफी फेमस है। ठीक, फिर एक जलप्रपात आपका है, एक जलप्रपात और आता है आपके पेपर में, वो है होगेनेकल जलप्रपात, होगेनेकल प्रपात। ठीक है, होगेनेकल प्रपात, ये एक जगह है धर्मपुरी, है ना, ये एक जगह है धर्मपुरी, कहां पे, तमिलनाडु में। ये एक जगह है धर्मपुरी, तमिलनाडु में, वहां पर है आपका। और ये नदी जो है वो नदी बड़ी फेमस नदी है आपकी, कावेरी नदी यहां से गुजरती है, कावेरी नदी में आपका बना हुआ है होगेनेकल जलप्रपात। ठीक है, तमिलनाडु में कावेरी नदी पे बना हुआ है होगेनेकल जलप्रपात। जब तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर याद रखिएगा कि एक और आपका बहुत ही फेमस जलप्रपात है, जो कि काफी नीचे है ना, जो कि काफी नीचे, मतलब इन द सेंस कि यहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, उसका नाम क्या है, वेट्टापराई, इसका क्या है, वेट्टापराई। वेट्टापराई जलप्रपात जो है ये कहां पर है, तो कन्याकुमारी में। ये याद रखिएगा कहां दिखता है, तो कन्याकुमारी में आपको दिखता है, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी आप जानते हैं कहां पर है, तमिलनाडु में है।
तो लिख लो कन्याकुमारी तमिलनाडु, है ना। और यहां पर जो नदी है उस नदी का नाम क्या है, ये बोलते हैं पैयार नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, पैयार नदी पे है, राइट। तो ये याद रखिएगा, पैयार नदी पे है आपका वट्टापराई। वट्टापराई कहां है, पैयार नदी पे है। ठीक है, होगेनकल कहां पर है, होगेनकल धर्मपुरी कावेरी नदी पे है। कहां पर है, कावेरी नदी पे है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग कुंचिकल के बारे में बात कर चुके हैं, एबे के बारे में बात कर चुके हैं, हम लोग यहां पर जोग जलप्रपात के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो मेजरली हम लोग जो बड़ी बड़ी हम लोग ने जलप्रपात हैं उसको हम लोग कर चुके हैं, शिव समुद्रम को हम लोग कर चुके हैं, राइट। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट थे, केम्प्टी था, इसको हम लोग कर चुके हैं। तो हमने जलप्रपात मुख्यतः जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने कर लिए हैं, है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर अलग कहानी के बारे में। ठीक है, यहां हम लोग बात करने वाले हैं एक अलग कहानी के बारे में। ठीक है, जस्ट अ सेक, चलिए कोई नहीं, हम लोग यहीं पर कर लेंगे। मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा छोटा करना चाहता था। चलिए, हम लोग अब बात करने वाले हैं किसके, अपवाह तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग दूसरा पेज ले लेंगे, चलिए ठीक है। अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इसको थोड़ा बहुत सेटिंग कम कर। अब यहां पर आपको पता चलेगा, आपको यहां पता चलेगा कि यहां पर दो किस्म की अपवाह तंत्र होते हैं, दो किस्म के अपवाह तंत्र होते हैं किसी भी नदी में, है ना। एक अपवाह तंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रमवर्ती। क्या बोलते हैं, क्रमवर्तीय अपवाह तंत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नदी से यहां प्रश्न आते हैं, कंफ्यूज ना होना, आज के बाद वैसे कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये होती है आपकी अक्रमवर्ती। तो लिंक को आप जल्दी जल्दी क्या करें, शेयर कर दे, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं बात। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश जो है सबको बता दो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं यहां पर सीक्वेंट और इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स की। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंट स्ट्रीम्स, और एक हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं इनसीक्वेंट स्ट्रीम्स, इनसीक्वेंट। ठीक है, तो यहां पर आपके दो प्रकार की अपवाह तंत्र सरिताएं हैं, यहां पर दो प्रकार की सरिताएं हैं, एक है क्रमवर्ती, एक है अक्रमवर्ती। अब ये होता क्या है सर, ये क्या है क्रमवर्ती अक्रमवर्ती। देखिए, ऐसी सरिताएं, है ना, ऐसी सरिता या सरिताएं, ऐसी सरिताएं जो, याद रखिएगा, ऐसी सरिताएं जो ढाल के अनुरूप या ढाल का अनुसरण करें, उन्हें क्रमवर्ती सरिताएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमवर्ती सरिताएं बोलते हैं। ठीक है, क्रमवर्ती सरिताएं बोलते हैं। बोलेंगे सर ये है क्या, इतनी आपने कठिन भाषा यहां लिखा दी, इसको थोड़ा समझाएंगे। बिल्कुल समझाएंगे भाई, है ना। यहां पर समझो कि इस प्रकार से एक आपकी यहां पर एक नदी बह रही है ना। यहां पर आप समझिए, सपोज करिए आपकी ये एक वैली बनी हुई है ना, और यहां से क्या है, ये नदी बह रही है, यहां से नदी बह रही है, इस प्रकार से रिवर बह रही है, ये क्या है, नदी हमारी। ठीक है, ये नदी बह रही है। अब सपोज क्या होता है कि ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, यहां पर ये वाला भाग ऊपर उठने लगता है, और यहां पर भी आपके पहाड़ बनने लगते हैं, यहां पर भी पहाड़ बनने लगते हैं, है ना। तो ये जो नदियां हैं, ये जो नदी है, ये इन पहाड़ों को क्या काटेगी और काट के अपना रास्ता बनाएगी, अपने मार्ग को फॉलो करेगी। तो आंसर इज नो। ये क्रमवर्ती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं। मतलब कि अगर इनके सामने कोई नया पहाड़ आया तो नए पहाड़ आने पे क्या होगा, ये अपना रास्ता जो है
वो बदल लेंगी, रास्ता क्या करेंगी, बदल लेंगी, और इस प्रकार से ये अपना रास्ता बदलते हुए मार्ग दूसरा तय कर लेंगी। लेकिन ये अपने पहाड़ को नहीं काटेंगी, ये ढाल का अनुसरण करेंगी। क्या करेंगी, ये ढाल का अनुसरण करेंगी। याद रखिएगा, जितनी भी सीक्वेंट आपकी स्ट्रीम्स है, जितनी भी क्रमवर्ती सरिताएं हैं, ये ढाल का अनुसरण करेंगी। वहीं पर आप देखेंगे यहां पर, वहीं अगर आप देखते हैं यहां पर, तो एक आपकी दूसरी यहां पर आपको अक्रमवर्ती यहां पर सरिता मिलेगी, इन सीक्वेंट स्ट्रीम मिलेगी। ये ऐसी सरिताएं हैं, ऐसी सरिताएं लिख लो यहां पर, ऐसी सरिताएं जिन पर ढाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ढाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वह ढाल के प्रतिरूप प्रवाहित होकर, ढाल के प्रतिरूप प्रवाहित होकर अपना मार्ग कर लो, अपने मार्ग का निर्धारण करती हैं, अपने मार्ग का निर्धारण करती हैं। ठीक है, तो यहां पर अब ये कैसी है, अब ये किस प्रकार की आपकी जो बता रहा हूं मैं, तो यहां सपोज यहां पर यही कंडीशन ले लो, यहां पर ये कंडीशन ले लो कि रिवर्स यहां से बह रही थी, ये नदी यहां बह रही थी, ये आपकी नदी है, ये नदियां यहां बह रही हैं, और यहां पर आपकी क्या आता है, यहां पर इस प्रकार से आपका यहां पर एक नया पहाड़ आ जाता है। ठीक है, तो ये जो नदी है, ये नदी क्या करेंगी, ये नदी ढाल का अनुसरण नहीं करेंगी, ये नदी इस प्रकार से इनको काट देंगी और अपना जो है अपना प्रवाह ये फॉलो करेंगी। तो ये ढाल के अनुरूप नहीं होती है, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इन्हीं को बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। इसी का एक प्रकार है पूर्ववर्ती नदी का। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रकार के क्या हैं, दो प्रकार की सरिताएं हैं, एक जो ढाल के अनुसरण करे, ढाल के अनुरूप बहे, और एक वो जो ढाल के प्रतिरूप को फॉलो करे। ढाल जो है ढाल को फॉलो नहीं कर रही है, वो प्रतिरूप में चल रही है, वो पहाड़ों को भी काट जाएगी, अपना मार्ग वो तय कर लेगी, है ना। तो उसको कोई परवाह नहीं है कि वहां पर आपकी चट्टान का उत्थान हो रहा है या किस प्रकार की चट्टान है, उससे उसे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां बात करेंगे, तो जो हमारी क्रमवर्ती है ना, हमने देखा अपोहा तंत्र में, हमने इस प्रकार से, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, अपने नोट्स को आप और बेहतर बना लीजिए कि अपोहा तंत्र के बारे में जब हमने बात करी, अपोहा सरिताओं के बारे में बात करी, ठीक है, तो यहां पर हमने देखा क्रमवर्ती, यहां पर हमने लिखा क्रमवर्ती सरिताएं। ठीक है, जब हम लिख रहे हैं यहां पर क्रमवर्ती सरिताएं, तो यहां पर याद रखिएगा कि इस प्रकार की चार सरिताएं आपको याद रखनी है, चार सरिता। एक है आपकी कौन सी, अनुवर्ती, एक आपकी अनुवर्ती सरिताएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा अनुवर्ती सरिताएं, इनको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, ये टर्म्स लिख सकते हो। फिर एक हमारा है यहां पर क्या, एक आता है परवर्ती सरिताएं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सबसीक्वेंट, और ये सब तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी, सारी सरिताएं मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं बैठ जाएंगी। बस लिंक को तुम लोग शेयर कर दो, मजा नहीं आ रहा है, ताकत नहीं आ रही अंदर से, है ना, लिंक को शेयर कर दो तुम लोग। तो यहां पहला हमारा क्या है, पहला है अनुवर्ती, फिर है परवर्ती, ठीक है, जिसको सब सीक्वेंट बोलते हैं हम लोग। उसके बाद है प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती। अब होता क्या है अभी समझेंगे हम, प्रति अनुवर्ती सरिताएं, है ना, और आखिरी जो है आपका, आखिरी लास्ट, वो है नवानुवर्ती सरिताएं। ठीक है, इस तरीके से आप ये सरिताओं के बारे में समझ गए। इनको हम क्या बोलते हैं, ये है ऑफ सीक्वेंट, इनको हम बोलते हैं ऑफ सीक्वेंट स्ट्रीम्स। ठीक है, ये हमारी कौन सी हैं, ये हमारी है रीसेंट स्ट्रीम्स। तो इस प्रकार से हमारी, जब हम लोग बात करते हैं क्रमवर्ती सरिताएं, तो चार किस्म की निकल के आती हैं, अभी देखेंगे। चारों में एक चीज कॉमन है, चारों में एक चीज क्या कॉमन है, ढाल का अनुसरण ये करती है, जहां ढाल जाएगी उधर ये बहती हुई चली जाएंगी, ढाल का अनुसरण करती है। ठीक है,
अब आपकी एक जो है वो कौन सी थी, हमने बात करी अक्रमवर्ती, इन सीक्वेंट जिसको हमने बात करा था, अक्रमवर्ती या इन सीक्वेंट जिसमें बात करी थी। यहां पर आप याद रखिएगा कि दो किस्म की हम लोग पढ़ेंगे सरिता। एक आपका होगा क्या, एक होगी आपकी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती सरिताएं, देखेंगे इनको किस प्रकार से सरिताएं होती हैं। और एक आपकी होती है क्या, अध्यारोपित, अध्यारोपित, ठीक है, इनको हम पूर्वरोपित भी बोलते हैं, अध्यारोपित भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, पूर्वरोपित या अध्यारोपित सरिताएं। अब ये याद रखिएगा, इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट रिवर्स। ये कई बार पेपर में आता है कि एंटीसीडेंट रिवर है ये, पूर्ववर्ती सरिताएं हैं ये कि नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। और एक होता है आपका क्या, सुपर इम्पोज्ड, आपकी एक क्या होती है, सुपर इम्पोज्ड रिवर्स होती हैं। एक रिवर्स आपकी जो होती हैं वो होती हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर, अध्यारोपित, अध्यारोपित, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, राइट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अनुवर्ती सरिताओं के बारे में, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स के बारे में, अनुवर्ती सरिताओं के बारे में। तो हेडिंग डाल लो क्या, कॉन्सिक्वेंट, है ना, या इन्हीं को हम बोलते हैं अनुवर्ती, अनुवर्ती सरिताएं। तो प्रश्न आता है इनमें से कौन सी अनुवर्ती सरिताएं हैं, है ना। तो आपको अब यहां पर मैं बता देता हूं अनुवर्ती सरिताएं कौन सी होती हैं। किसी भी क्षेत्र में सबसे पहली जो सरिता निकलती है, किसी भी क्षेत्र में सबसे पहली जो सरिता, सबसे पहली जो नदी का उद्गम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अनुवर्ती सरिताएं। जो मुख्य आपकी नदी भी होती है, एक तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये पहला लाइन इसमें क्या लिखोगे, किसी क्षेत्र की, किसी क्षेत्र की प्रथम सरिता जो ढाल का अनुसरण करे, जो ढाल का अनुसरण करे, ठीक है। तो यहां पर क्या बात हुई है, यहां पर बात हुई है किसी क्षेत्र की प्रथम सरिता जो ढाल का अनुसरण करे। तो दिस इज द फर्स्ट रिवर, है ना, जो स्लोप को फॉलो करती है, विच फॉलोज द स्लोप, ठीक। तो ये किसी क्षेत्र की प्रथम सरिता होती है जो ढाल का अनुसरण करती है, वो स्लोप को फॉलो करती है। पहली चीज तो ये समझना आपको जरूरी है। अनुवर्ती सरिता में आपको एक चीज ये समझनी है कि ये अनुवर्ती सरिता बेसिकली मुख्य सरिता है और इसकी कई सारी सहायक सरिताएं बनती हैं, है ना। तो ये आप कह सकते हैं ढाल को जो भी फॉलो करने वाली सरिताएं हैं, ढाल में जो ढाल का अनुसरण कर रही है उसमें मुख्य सरिता है। और ये बेसिकली बह कहां रही है, तो ये याद रखिएगा कि जो वलित पर्वत होते हैं, है ना, जो वलित पर्वत है, वलित पर्वतों की अभिनति, है ना, जिसको आप कहते हैं क्या, सिंक्लाइनल, ये सिंक्लाइनल घाटी से बहती है, ऐसे ये शब्द ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका अभिनति घाटी, है ना, अभिनति घाटी से बहती है, सिंक्लाइनल वैली से प्रवाहित होती है। तो इसको समझा देता हूं मैं कि ये क्या कह रहा हूं बेसिकली, तो तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सपोज ये जो है आपका, ये इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये सपोज इस तरीके से हम लोग डायग्राम एक बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये आपकी घाटी है और इस घाटी में यहां पर जो है ये रिवर बह रही है ना। इस घाटी में जो रिवर बह रही है, ढाल का अनुसरण करते हुए, ये ढाल का अनुसरण करते हुए ये नदी जो घाटी में बह रही है, ये नदी जो घाटी में बह रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, या इसी को बोलते हैं अनुवर्ती सरिता, ठीक है। अब जैसे अनुवर्ती सरिता का उदाहरण क्या है, जैसे यमुना नदी, है ना। यमुना नदी क्या है, यमुना नदी इस प्रकार से अपनी घाटी में बह रही है, ये मुख्य नदी है ना, इस तरीके से घाटी में बह रही है, ये हमारी यमुना नदी है ना। तो ये अनुवर्ती है। अब एक और आपने नाम सुना होगा, एक और नाम सुना आपने क्या, परवर्ती, आपने एक और नाम इसी के साथ सुना, परवर्ती सरिता, ठीक है, जिसको हमने बोला सबसीक्वेंट परवर्ती सरिताएं। तो परवर्ती सरिताएं जो होती हैं, ये एक प्रकार से सहायक नदियां होती हैं वलित पर्वत वाले क्षेत्र में, ठीक है, जो कि ढाल का अनुसरण करते हुए किसमें मिल जाती हैं, ढाल का अनुसरण करते हुए इस प्रकार से इन नदियों में मिल जा रही हैं, मुख्य नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यह
वलित पर्वतों की ढाल का अनुसरण करते हुए मुख्य अनुवर्ती सरिता में मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी हैं नदियां, जब यमुना नदी जो है, हमारी यमुना नदी दून घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक है, जब दून वैली से प्रवाहित होती है तो वहां पर बहुत सारी ऐसी नदियां मिलती हैं, जैसे कि एक नदी क्या है, एक नदी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, सांग नदी। ये सांग नदी जो है, ये दून घाटी से अगर ये यमुना, अगर मैं बता दूं इस घाटी को, अगर मैं बोल दूं दून घाटी है, ये देहरादून वाली दून है। ठीक है, ये दून घाटी है, देहरादून की घाटी है। तो यमुना जो आपकी नदी है, जो ये मुख्य नदी है, हमने यहां पर उदाहरण के तौर पे बताया क्या, यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी इस प्रकार से आके यमुना नदी में सांग नदी मिल जा रही है, जो कि ढाल का अनुसरण कर रही है। अब कई विद्वान ऐसा मानते हैं, कई विद्वान ऐसा बोलते हैं कि ये जो नदी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सब सीक्वेंट, ठीक है, जिन नदी को हम बोलते हैं परवर्ती, ये कहते हैं कि ये नदी जो है राइट एंगल में मिलती है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है। कहते हैं ये क्या है कि 90 डिग्री के एंगल में मिलती है, लेकिन कई विद्वान जो है इसको नहीं मानते हैं, हाँ ये जरूर है कि यहां पर जो इस यमुना की डायरेक्शन है, यमुना की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हम लोग यहां पर मान रहे हैं, यमुना की डायरेक्शन इस प्रकार से है। ठीक है, और इसी आधार पे एक और नदी के बारे में बताता हूं मैं आपको, जो कि यमुना में इस प्रकार से मिल रही है, ठीक है, जो कि यमुना में क्या है, इस प्रकार से मिल रही है। मतलब कि मुख्य धारा आपकी इस तरफ है, इस तरफ, और ये मुख्य धारा के विपरीत दिशा में मिल रही है जाके, ये विपरीत दिशा में मिल रही है जाके, है ना। तो ये ऐसी नदियां, इनको मैं बोल रहा हूं थर्ड, ऐसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी नदी को हम लोग बोलते हैं प्रति अनुवर्ती। ऐसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति अनुवर्ती नदी, प्रति अनुवर्ती नदियां। ठीक है, ये जो सरिताएं हैं, ये सरिताएं क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं ऑब्सीक्वेंट, ये कहलाती हैं ऑब्सीक्वेंट रिवर्स या स्ट्रीम्स। तो आप बोलेंगे सर ये ऑब्सीक्वेंट का मतलब क्या है, या प्रति अनुवर्ती का मतलब क्या है। तो बेटा प्रति अनुवर्ती का मतलब यह है कि यह मुख्य नदी में, मुख्य नदी में विपरीत दिशा से, यहां मुख्य नदी में विपरीत दिशा से मिलती है। ठीक है, यह याद रखना है आपको, बात क्या याद रखना है कि यह मुख्य नदी में विपरीत दिशा से मिलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रति अनुवर्ती सरिता। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रति अनुवर्ती सरिता। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रति अनुवर्ती सरिताएं, ऑब्सीक्वेंट। ये मुख्य नदी में उल्टी दिशा में बह रही है। सोचो, ऐसा चाहे हिमालय में बहुत होता है, हिमालय में अगर देखोगे ना तो हिमालय में ज्यादातर नदियां क्या है, जैसे यमुना, गंगा, ये सब कहां है, दक्षिण की ओर बह रही है। अब सोचिए कोई अगर दक्षिण की ओर बह रहा है और उसमें उत्तर की तरफ बहते हुए कोई नदी मिल जाए इस प्रकार से, जो यहां पर हमने हाईलाइट करा इस प्रकार से, तो ये नदी जो मिल रही है विपरीत दिशा में, गंगा यमुना इधर बह रही है और ये विपरीत दिशा में जो आके नदी मिल रही है, विपरीत दिशा में बहते हुए, उसको हम बोलते हैं ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम्स। क्या बोलते हैं उनको, हम प्रति अनुवर्ती सरिताएं बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी सरिताएं बेसिकली क्या होगा, ऐसी सरिताएं याद रखिएगा कि ये हिमालय के उत्तरी ढाल से जा रही हैं, उत्तरी ढाल से ये बहती हैं, है ना। ये हिमालय के कौन सी ढाल में बहेंगी, उत्तरी ढाल में बहेंगी। कॉमन सेंस है कि नहीं है, बताओ। ये ऐसे आप समझ सकते हैं ना, इनको देखिए, इनको इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये हमारा है क्या, इस प्रकार से हमारा हिमालय है। ठीक है, और यहां से अगर यहां से मैं कह रहा हूं कि इस दिशा में बहते हुए इस प्रकार से आपकी गंगा आ रही है ना, या आपकी यमुना आ रही है इस प्रकार से बहते हुए ये। ठीक है, तो यहां पर ये नदियां जो हैं, इस प्रकार की नदियां जो होंगी, जो कि ढाल के विपरीत इस दिशा में आके मिलेंगी, है ना, जो कि इस दिशा में मिल रही हैं आपके, या जो यहां से निकल के इस दिशा में मिल रही हैं, ये वाली नदियां क्या कहलाएंगी, यही कहलाएंगी आपकी प्रति अनुवर्ती। समझ में आ गया बात, आई होप आ गई होगी कि उल्टी दिशा में मिल जाए। इनकी दिशा इस तरफ है मुख्य नदी की, और ये उल्टी दिशा में बह रही है ना। तो अगर मैं इसको मान लूं नॉर्थ और इस दिशा को मान लूं साउथ, तो देखिए ये नॉर्थ की ढाल से निकल के आ रही है ना, मिल रही है, बिल्कुल हिमालय के केस में ऐसा ही है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर कुछ सरिताएं ऐसी होती हैं, इनको अलग कलर से हम हाईलाइट कर देते हैं रेड से। कुछ सरिताएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही नवीन होती है,
जो बहुत ही नवीन होती हैं। मतलब कि आप सोचिए एक पहाड़ पूरा पर्दन चक्र घूम जाता है। पर्दन चक्र क्या होता है, इस पे ना जाओ, बस इतना समझो कि कुछ नदियां ऐसी होती हैं, कुछ सरिताएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत नवीन होती हैं। ठीक है, तो जो नवीनतम आप कह सकते हैं, नवीनतम सरिताएं जो होती हैं, नवीनतम सरिताएं जो बहुत, जिनका उद्गम बहुत क्या है, बहुत देर से जिनका उद्गम हुआ है, जिनका उद्गम बहुत देर से हुआ है, नवीनतम सरिताएं जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नवानुवर्ती। इसीलिए इनका नाम भी है क्या, नवानुवर्ती सरिताएं। समझ में आ रही है आपके बात? तो इनका नाम क्या है, नवानुवर्ती सरिताएं हैं। तो आपके नवानुवर्ती सरिताएं एकदम नई नदियां होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो बेसिकली मुख्य रूप से नदी भी नहीं बनी है, पूरी नदी भी नहीं बनी है। नदी बन जाएगी है ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो बेसिकली आपका सांग नदी जैसी सबसीक्वेंट हो जाएगी, है ना, मतलब कि वो जो है परवर्ती बन जाएगी सांग नदी के प्रकार। लेकिन ये एकदम नहीं है, एकदम नहीं, इसका नामकरण भी नहीं हुआ है बेसिकली, है ना। कहीं कोई ग्लेशियर बना नया, वहां से कोई निकल गई नदी, या मौसमी सरिताएं हो सकती है, बारिश का पानी जो होता है उससे जो सरिता बन रही है नई नई, उनको हमने क्या बोल दिया, नवानुवर्ती, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में रीसेंट स्ट्रीम्स, रीसेंट, तुरंत बनने वाली। तो ये जो है, ये सारी नदियां, इनमें सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये सारी नदियां जो हैं, ये सारी नदी ढाल का अनुसरण कर रही हैं। किसका, ढाल का अनुसरण कर रही हैं। ठीक है, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे ऐसी नदियों के बारे में जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, आक्रमवर्ती। इनको हम क्या बोलते हैं, आक्रमवर्ती सरिताएं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं आक्रमवर्ती सरिताएं। तो आक्रमवर्ती सरिताएं कौन सी होती हैं, जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, है ना। इनमें दो किस्म की सरिताएं होती है, एक हमारा होता है पूर्ववर्ती सरिताएं। ठीक है, अब आप लोग सोचिए, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा ये पूर्ववर्ती नदी है या ये पूर्ववर्ती सरिताएं हैं, क्योंकि जिन नदियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिनका एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, वो सारी पूर्ववर्ती है। जैसे कि सिंधु नदी, जैसे कि सतलज नदी, जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये सारी नदियां जो हैं, ये सारी नदी आपकी क्या है, ये सारी नदी पूर्ववर्ती नदियां हैं, सारी नदियां पूर्ववर्ती है ना। अब आप बोलेंगे सर पूर्ववर्ती क्या है, तो हमने पहले एग्जाम्पल में बताया था जो आपको, ऐसी नदियां जिन पे भूमि के उत्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसी नदियां जिनके मार्ग, ऐसी सरिताएं यहां पर लिख लो, ऐसी सरिताएं जिनके मार्ग में भूमि के उत्थान से कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसी सरिताएं जिनके मार्ग में भूमि पर उत्थान से कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इन्हें बोलते हैं हम बेटा क्या, आक्रमवर्ती सरिताएं, और इन्हीं को हम इन्हीं में बोलते हैं पूर्ववर्ती सरिताएं। पूर्ववर्ती का इंग्लिश में नाम है एंटीसीडेंट, है ना, एंटीसीडेंट रिवर्स या स्ट्रीम्स। अब ये एंटीसीडेंट जो रिवर्स या स्ट्रीम्स होती है ना, ये बेसिकली बहुत पुरानी नदियां होती है, बहुत पुरानी, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, ये बहुत पुरानी नदियां हैं, बहुत ओल्ड रिवर्स हैं। अब ये कैसे हुई, इनको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इनको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। सपोज यहां पर पहले एक वैली थी, यहां पे वैली हुआ करती होगी इस प्रकार से। ठीक है, यहां पे वैली थी, और इस प्रकार की वैली में आपकी रिवर्स बहती होगी, ये नदी बहती होगी। ठीक है, सपोज ये आपके इस तरीके से, ये नदी को मैं बता रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी रिवर जो है इस घाटी में बह रही है। ठीक है, ये रिवर बह रही है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि यहां पर आपको समझना ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन क्या हो लगा, उत्थान होने लगा, ये वाला पोर्शन उठने लगा, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, उठने लगा। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन में मैग्मा की वजह से, मैग्मा के कारण यहां पर, अब वो सब लंबी बात है हम लोग की मैग्मा कैसे क्या करता है, अभी ना समझो, बस इतना समझो कि मैग्मा के कारण यहां उत्थान हो रहा है ना, मैग्मा के कारण उत्थान हो रहा है। और मैग्मा के कारण जब उत्थान हो रहा है तो इस प्रकार से आपकी जो सरिताएं हैं, ये वाला पोर्शन आपका जो है इस प्रकार से ऊपर उठ जाता है, इस प्रकार से आपका पोर्शन जो है ये ऊपर उठ जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर आपकी सरिताएं बह रही हैं, यहां पर जो ये रिवर है ये बह रही है, ये रिवर जो है ये इस प्रकार से बह रही है। अब उठने के बावजूद भी
उठने के बावजूद भी ये वाला भूमि का पोर्शन उठ गया। ऐसा नहीं हुआ कि ये रिवर जो इधर से आ रही थी ये मुड़ गई, है ना, ऐसा नहीं हुआ। ये उठने के बावजूद भी क्या कर रही है नदी, ये उठने के बावजूद भी यहां पर लंबवत अपरदन चालू कर देती है। यहां पर क्या करती है, ये वर्टिकल इरोजन चालू कर देती है, लंबवत अपरदन चालू कर देती है। नदी जो है नीचे की तरफ काटना प्रारंभ कर देती है। तो यहां पर ये क्या कर रही है, ये लंबवत अपरदन करती है। कैसे करती है लंबवत अपरदन, तो अपने साथ बहुत सारे ऐसे पदार्थ लेके आती है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से कट रहा है। तो ये डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। ये लंबवत अपरदन है, ये लंबवत अपरदन है। अब यहां पर हम देखेंगे धीरे धीरे ये चट्टान आपकी ऊपर उठती रहेगी, ये जो है चट्टान इसमें उत्थान हो रहा है, ये उठती रहेगी और नदी लंबवत इसको काटती रहेगी और अपना रास्ता बराबर मेंटेन रखेगी। तो हम देखेंगे इस प्रकार से कि यहां पर जो है इस प्रकार से आपका क्या हुआ, भाग भूमि का ऊपर तो उठा, भूमि का भाग जो है वो ऊपर तो उठा, लेकिन नदी जो थी, नदी ने भी अपना कटाव जारी रखा, और नदी जो है वो वैलीज को इनको पहाड़ों को काटते काटते अपनी घाटी बनाती है। तो ये वाला पोर्शन पूरा उठ रहा था, इधर का पोर्शन, ये पूरा पोर्शन उठ रहा था, है ना, लेकिन नदी ने क्या करा, नदी ने इस प्रकार से इसको काटती रही, नदी काटती रही। तो हुआ क्या कि ये वाला पोर्शन तो उठ रहा है, ये वाला पोर्शन तो उठता रहा, लेकिन ये बीच वाला जो है नदी इसको काटती चली गई। तो ये पूरा पोर्शन उठा था, नदी ने अपना मार्ग क्या करा, इसको काटना नहीं छोड़ा, वर्टिकल इरोजन नहीं छोड़ा। और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि हमको नदी जो है, नदी इस प्रकार से क्या दिख रही है, इस प्रकार से हमको वी शेप वैली बनाते नजर आ रही है। ये क्या बना लेती है, वी शेप वैली बनाते थे। देख लो इसका आकार कैसा है, वी शेप का है। लंबवत आप जिसको कहते हैं ना, लंबवत कटान यहां पर हुआ है, और लंबवत कटान से क्या होता है, वी शेप वैली होती है। अब वी शेप वैली कैसे बनती है डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे कि पॉट ड्रिल टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक तकनीक होती है ना, वो सब लंबी कहानी है। लेकिन इतना समझ लो कि इस प्रकार से वी शेप की आकार की घाटी बन जाती है, ये है ना, ये आकार की घाटी बन जा रही है, और नदी ने अपना मार्ग जो है वो नहीं छोड़ा, उसने ढाल का अनुसरण नहीं करा, वो काटती चली गई। बेटा आ जाओ तुम, चाहे जितने बड़े होगे, तुम वृहद हिमालय हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें काट के अपना रास्ता बनाएंगे। तो सिंधु नदी आप जानते हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज, ये सब वृहद हिमालय के पहले से हैं। इनको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, इनको पूर्वी हिमालय नदी, इनको पूर्व आप कह सकते हैं पूर्व हिमालय नदी भी बोलते हैं। नदी मतलब कि हिमालय से पूर्व बनी हुई, है ना। ये सारी ट्रांस हिमालय की नदी है। अगर आपको ध्यान होगा तो ये आप जानते हैं कहां की है, ये हिमालय की नदी नहीं है, ये सारी की सारी ट्रांस हिमालय नदी है। याद करिए, हम लोग ने नदी में पढ़ा था। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा, पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है, जिन्होंने जो हिमालय है उसको काट के अपना रास्ता बना लिया, हिमालय को काट के अपना रास्ता बना लिया। इन्होंने बहुत सारी आकृतियां बनाई। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने गॉर्ज का निर्माण करा। इन्होंने यहां पर आपके बहुत वी शेप वैली, वी आकार की घाटी जिसको बोलते हैं, वी आकार की घाटी इन्होंने बनाई। ठीक है, तो ये क्या कौन सी बना रही है, ये सब आपकी पूर्ववर्ती नदी बना रही है। और पूर्ववर्ती नदी कैसी है, आक्रमवर्ती सरिताएं हैं, आक्रमवर्ती सरिताएं। ठीक है, अब हम लोग अगर यहां पर बात करें तो एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपको मैं बताऊं, एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपको एक और सरिता का है नाम, इसका नाम सोचो, क्या नाम है इसका, अध्यारोपित। अब आप बोलेंगे सर ये अध्यारोपित क्या है, अध्यारोपित सरिताएं कैसी होती हैं। अब ये भी आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, अध्यारोपित सरिताएं। बिल्कुल बेटा पढ़ा है, एनसीईआरटी में है ये दिया हुआ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इंपोज। बस उसमें दिक्कत यह है कि एनसीईआरटी में आपके केवल इसका नाम दे दिया है कि वो सुपर इंपोज रिवर्स होती हैं, बताया नहीं है, समझाया नहीं है होती क्या है। तो हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर पीडब्ल्यू किस लिए आया, पीडब्ल्यू इसीलिए है कि आपको जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर करते हुए चले। अब आपको सुपर इंपोज रिवर मालूम कैसी रिवर होती है, कुछ वैसी कंडीशन है जैसे आपने देखा था पहले 12 बजे एक आता था कि कॉल करो, है ना, और कॉल करके पहचानो ये किसका चेहरा है, इनमें किस किस का चेहरा है। उसमें शाहरुख खान की आंखें, अमिताभ बच्चन की दाढ़ी, है ना, और अक्षय कुमार के होंठ होते थे। तो ये जो आपका है, ये जो चेहरा आपके मिक्स कर देते थे, उसको बोलते हैं सुपर इंपोज करना। उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सुपर इंपोज करना। अब ये नदियों में भी ऐसा धोखा हो रहा है ना। पता नहीं तुम लोग ने कितने 12 बजे कभी कॉल करा, हम जब यंग थे, है ना, तो हमने उसमें अपने जो है पैसे डुबो दिए थे, 60 रुपए कट जाते थे उसमें 1 मिनट के, हमें पता ही नहीं था, राइट। और हमने उसमें जो है 300-400 रुपए कटवा दिए थे अपने, बहुत पहले 2007 में जब हम ग्रेजुएशन में थे, तब की बात बता रहे हैं। तो अब यहां पर समझो कि यहां पर कहानी कैसी है ये। अब यहां पर ये कहानी कैसे है, इसको थोड़ा सा समझते हैं आप। ये समझिए आपका एक लैंड का पोर्शन है, इसको थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा लैंड का एक पोर्शन है,
और ये हमें जो सुपर इंपोज रिवर्स है ना, ये सुपर इंपोज रिवर्स हमें कहां मिलेंगी? ये सुपर इंपोज रिवर्स हमें जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में हमको ये बहुत मिलेंगी। ये हमको कहां मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत में। तुम्हारी सोन रिवर हो गई है ना, चंबल हो गई, गोदावरी हो गई, वहां मिलते हैं। अब इसमें बेसिकली है क्या? इसमें कहानी समझो। इसमें कहानी है कि जो ऊपर वाला आपका भाग है, ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग, ये एक किस्म की चट्टान से बना हुआ है। ये क्या है? ये आपकी एक चट्टान है। मान लो ये चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान है। ये कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। तो आप कहेंगे सर अवसादी चट्टान क्या होती है? यार इसके बारे में बता चुके हैं, है ना, कि अवसादी चट्टान क्या होती है, अवसादों के निक्षेप से। वो सब छोड़ो, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। क्या है ये मान लो तुम्हारा ये चट्टान जो है डोलोमाइट की चट्टान। किसकी मान ली हमने? डोलोमाइट की चट्टान मान ली, है ना। या तुम ये कह सकते हो कि ये जो है बालू के पत्थर की चट्टान है, बालू के पत्थर की, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या? सैंडस्टोन, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं? सैंडस्टोन है। तो ऐसा मान लो, चलो हमने मान लिया सैंडस्टोन है ये, ठीक है। अब इधर जो इसके नीचे की चट्टान है, ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो इसके नीचे की चट्टान है, ठीक है, ये किससे बनी हुई है? तो ये जो नीचे वाली चट्टान है, ये तुम्हारी कायांतरित चट्टानें हैं। ये कठोर चट्टान है, ठोस चट्टान है, कठोर चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी चट्टान कह ले हम? तो यहां लिख लिया कायांतरित चट्टान। तो अब कई लोग बोलोगे सर कायांतरित चट्टान क्या होता है? तो बेटा चट्टान चैप्टर पढ़ो एनसीईआरटी में, उसमें पता चलेगा कि जब बहुत ज्यादा किसी अवसादी चट्टान में या किसी आग्नेय चट्टान में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए या हीट में वो एक्सपोज हो जाए, तो वो क्या होता है? वो अपने स्वरूप को बदल लेता है, अपनी जो उसके भौतिक और रासायनिक जो आप कह सकते हैं विशेषताएं होती हैं उनको बदल लेता है। जैसे कि एक चूना पत्थर अगर उसमें बहुत ज्यादा दबाव लगे और हीट को एक्सपोज हो जाए, तो वही चूना पत्थर बेटा आपका संगमरमर बन जाता है ना। तो संगमरमर क्या हो जाएगा? आपका कायांतरित चट्टान होगा। तो इस प्रकार के जो चट्टान होती है कायांतरित चट्टान, ये याद रखिएगा कठोर होती है। पहली चीज तो ये हार्ड रॉक्स होती हैं, है ना। जबकि जो आपकी अवसादी चट्टान है, ये क्या होती है? ये कोमल रॉक होती है, कोमल चट्टानें होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, ठीक है। ये कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। अब यहां पर इमेजिन करो, अब यहां पर क्या आपको करना है? इमेजिन कि यहां पर आपकी नदियां बह रही हैं इस प्रकार से। यहां पर क्या बह रही है? रिवर बह रही है, ये है ना, रिवर इस प्रकार से बह रही है। ये नई नई रिवर आपकी बनी, ये नई नई रिवर क्या होने लगी? बहने लगी। यहां पर नई नई नदी का उद्गम हो और ये इस प्रकार से बह रही है। अब अगर आप ऊपर से देखेंगे, अब ये नदी जो बह रही है, ये नदी इस समय किस पे बह रही है? तो देखो यहां पर अगर मैं इस प्रकार से यहां पर थोड़ा सा कलाकारी करूं और इसको ऐसे दिखा दूं कि ये नदी जो है, ये नदी आपको देखने में ये नदी अभी किस में बह रही है? चूना पत्थर ये है ना, या डोलोमाइट कह लो। ये डोलोमाइट के ऊपर आपको दिख रही है बहते हुए, डोलोमाइट पे। तो आप कहेंगे हाँ सर तो ठीक तो है, डोलोमाइट पे बह रही है। आपने ऊपर से भी देखा तब भी आपको लग रहा है डोलोमाइट पे जो कोमल चट्टान है उसमें लंबवत अपर्दन करा और बह रही है। लेकिन समय के साथ क्या होगा बेटा? ध्यान समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समय के साथ होता यह है कि ये जो आपकी ये रॉक्स दिख रही है ना, जो आपको ये रॉक्स दिख रही है, इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन हो जाएगा भाई? इनमें रॉक्स में आपका कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा, बताइए। तो यहां पर हमारी आप देखेंगे, इसको मैं बना देता हूं फिर से। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी में, ठीक है। ये मैं बना देता हूं यहां पर इस प्रकार से, और ये नीचे हमारी कठोर चट्टानें, इसको भी बना लिया मैंने। ये हमारी कठोर चट्टानें हैं, ठीक है। अब यहां पर नदी जो है, नदी ने क्या करा? नदी तो बह रही है अभी भी ऐसे ही, नदी तो इस प्रकार से आपको बहते दिख रही है, नदी इस प्रकार से आपको दिख रही है। लेकिन नदी ने करा क्या? नदी ने यहां पर अपनी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैली बना ली, है ना। और ये नदी जो है, अब ये नदी यहां तक आ गई। ये नदी अब जो बह रही है, नदी का तल जो है, अब यहां से मैं एक नदी आपको पतली सी नदी दिखा देता हूं। ये नदी है, ये हमारी नदी जो बह रही है। अब ये नदी वास्तव में तो हमें दिख रही है कहां पे बहते हुए? ऊपर से। वास्तव में हमें ऊपर से बहते हुए दिख रही है डोलोमाइट पे, लेकिन नदी का तल देखो कहां तक पहुंच गया। नदी का तुम तल देखो कहां तक पहुंच गया। नदी का तल इस कायांतरित चट्टान तक पहुंच गया। तो ऊपर से जब आप नदी को देखेंगे, तो आपको एहसास क्या होगा? आपको एहसास होगा कि ये नदी जो है डोलोमाइट के ऊपर बह रही है, लेकिन वास्तव में नदी जो है ये कायांतरित चट्टानों के ऊपर बह रही है, अवसादी चट्टानों के ऊपर नहीं बह रही है। क्योंकि इसने क्या करा है? समय के साथ साथ धीरे धीरे इस प्रकार से क्या करा है? कटाव कर लिया है। तो भले ही यहां पर कितनी भी नई चट्टानें बनती रहें, ये जो नदी है आक्रमवर्ती नदी, ये अपना रास्ता फॉलो करेगी, ये लंबवत कटाव जरूर करेगी, ये लंबवत कटाव करती रहेगी। समझ में आई बात आपके? तो ये था हमारा क्या? ये था हमारा अपवाह तंत्र। ये क्या था? अपवाह तंत्र था। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी अपवाह तंत्र में,
ठीक है, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात करने वाले हैं अपोहा प्रतिरूप के बारे में। तो हेडिंग डालो जल्दी से और लिंक को जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है अपोहा प्रतिरूप पे। ठीक है, जल्दी से लिंक को शेयर कर दो। अपोहा प्रतिरूप पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग पैटर्न पे बात करने वाले हैं। पैटर्न क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है, प्रतिरूप क्या होता है बताओ मुझे। तो प्रतिरूप पे अगर आप जाएंगे, प्रतिरूप पे आप चीजों को समझेंगे, तो आपने देखा होगा चेक पैटर्न लोग शर्ट पहन के निकल रहे हैं, आपने देखा होगा डॉट्स बने हुए हैं, पोलका डॉट्स बने हुए हैं, तो अलग अलग डिजाइन बनी होती है। तो ये डिजाइन है, ये क्या है, ये मैं डिजाइन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहां पर हम लोग सबसे पहले जो हम लोग डिजाइन के बारे में बात करेंगे वो हमारा क्या है, जाली नुमा। याद रखिए, जाली नुमा अपोहा प्रतिरूप। तो पहला जो प्रतिरूप है वो जाली नुमा अपोहा प्रतिरूप है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या, यस, ये जाली नुमा मतलब कि आपको जाली की तरह चीजें दिखाई देंगी, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रेलिस है ना, डेंड्रेटिक बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, यहां सॉरी ट्रेलिस नॉट डेंड्रेटिक, ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं यहां पर वलित पर्वत है, ये वलित पर्वत है, यहां पर नदी बह रही है, वलित पर्वत है, यहां नदी बह रही है, ये नदी अपने मार्ग में इस प्रकार से बह रही है और घाटियों में बहते हुए जा रही है ना। यहां पर ऐसे आपके पहाड़ बने हुए हैं, राइट, ये चीज हम समझ रहे हैं इस प्रकार से। ये रिवर इस तरह बह रही है, रिवर इस तरह बह रही है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बहुत सारी नदियां जो होती हैं, वो बहुत सारी नदियां क्या होती हैं, इस मुख्य नदी में इस प्रकार से बहते हुए आती हैं, इधर से भी बहते हुए आती हैं, है ना। और ये 90 डिग्री के कोण में मिल जाती हैं। ये क्या होता है, ये 90 डिग्री के कोण में मिलती हैं। ये याद रखिएगा कि ये जो दिख रही हैं आपको नदियां, ये 90 डिग्री के कोण में मिल रही हैं। अब अगर इन नदियों को, ये तो हमने यहां से ऐसे डायग्राम बना के चीजों को समझने की कोशिश करी है कि ये हमारी मुख्य नदी है ना, और ये इस प्रकार से घाटी में बह रही है मुख्य नदी, ये तो हमने ऐसे समझने की कोशिश करी। अगर इसको सोचो हेलीकॉप्टर से जब आप उड़ रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये हमें कैसे नजर आएगी, ये जो पीक है, ये जो चोटी है, ये जो चोटी है बेटा, ये चोटी कैसे नजर आएगी हमको, ये चोटी हमको इस तरह नजर आएगी। एक चोटी हमें इस तरीके से नजर आएगी ऊपर, है ना, ये खड़ी चोटी आपको ऐसे नजर आएगी जब उड़ते हुए, जैसे पक्षी उड़ रही है उससे देखो, और इधर वाली चोटी आपको इस प्रकार से नजर आएगी, है ना। और यहां पर आप देखेंगे कि एक आपकी मुख्य नदी बह रही है। यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपकी एक मुख्य नदी बह रही है, जिसको कॉन्सिक्वेंट रिवर भी हम लोग बोलते हैं। और यहां पर आप देखते हैं कि इनमें जो है बहुत सारी नदियां आके राइट एंगल में क्या होती हैं, मिल जाती हैं। पहाड़ों के ढाल से उतरती हैं और राइट एंगल में मुड़ जाती हैं। तो पहाड़ों की ढाल से उतर रही हैं, राइट एंगल में मुड़ रही हैं। ये देखिए आप इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक जाली का आकार बन जाता है। यहां पर किसका आकार बन जा रहा है, यहां पर जाली नुमा आकार बन जा रहा है। तो ये क्या है, ये जाली नुमा आकार आपको दिख रहा है ना, ये जाली की तरह आकार आपको नजर आ रहा है। इसमें आप 90 डिग्री में आपको ये नदियां मिल जा रही हैं। ये जो जाली रूप आकार है, ये इतना याद रखना कि ये जो पर्वत आप जाली नुमा आपको जो आकार दिख रहा है, ये कहां पर होता है, तो ये याद रखना वलित पर्वतों में आपको दिखने पड़ेगा, वलित पर्वत की घाटियों में दिखेगा आपको। ये कहां दिखेगा आपको, ये वलित पर्वत की घाटियों में आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो फोल्ड माउंटेन है, जैसे हिमालय, हमारा हिमालय की घाटी, उदाहरण के तौर पे क्या कर सकते हो, तुम लिख सकते हो हिमालय की घाटी। हिमालय की घाटियों में आपको ऐसा दिखेगा, हिमालय की घाटियों में। ठीक है, हिमालय की घाटियों में आपको इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर है, ये जाली नुमा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जाली नुमा। अब दूसरा जो है हमारा, दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं पादपाकार, है ना। दूसरा हमारा जो है उसको हम बोलते हैं, सेकंड लिख लो, सेकंड हमारा कौन सा है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा पादपाकार। पादपाकार अपवाह प्रतिरूप, पादपाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पादपाकार अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहली चीज, तो ये आपको कहां मिलेगा, तो ये आपको मैदानी क्षेत्रों में मिलेगा। ये आपको कहां मिलेगा, मैदानी क्षेत्रों में मिलेगा, है ना। जो मैदान है हमारे, और खासकर हम लोग कौन से मैदान के बारे में बात करें, तो भारत के उत्तर मैदान लिख सकते हो, भारत के उत्तर मैदान में मिलेगा। ये कहां मिलेगा आपको, भारत के उत्तर मैदान में आपको मिलेगा। ये आपको कहां मिल रहा है, ये भारत के उत्तर मैदान में आपको मिल रहा है। अब आप बोलेंगे उत्तर मैदान में, हाँ, और ये किन नदियों द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये वास्तव में हिमालय से निकलने वाली नदियां बनाती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां बनाती हैं। ये याद रखिएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियां बनाती हैं। अब आप कहेंगे सर ये होता क्या है,
पहले दिखा तो दीजिए आप हमको, है ना। तो देख लो यार होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग समझेंगे यहां पर ये होता क्या है, तो आपने एक देखा, जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी मुख्य नदी है। मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार से हमारी मुख्य नदी बह रही है, ठीक है। ये जो हमारी है, ये हमारी इस प्रकार से मुख्य नदी विसर्प बनाते हुए बह रही है ना। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये नदी हमारी बह रही है। अब आपने देखा होगा कि इनमें कई सारी इस प्रकार से, है ना, जैसे कि गंगा में यमुना मिल रही है ना, गंगा में सोन नदी मिल रही है, गंगा में आपने देखा होगा घाघरा मिल रही है, गंगा में आपने देखा होगा गंडक मिल रही है ना। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी आपको क्या होंगी, मुख्य बड़ी नदियां आपकी सहायक नदी के रूप में नजर आएंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो सहायक नदियां हैं, इनमें भी छोटी छोटी, इनकी भी छोटी छोटी क्या है, इनकी भी छोटी छोटी इस प्रकार से सहायक नदियां हैं, इनकी भी छोटी छोटी इस प्रकार से सहायक नदियां हैं। तो आप जब देखेंगे तो कई सारी जो नदियां हैं, आपको जब आप पिक्चर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको जैसा पेड़ नजर नहीं आ रहा, पेड़ की ब्रांच, ट्री की ब्रांच नजर नहीं आ रही है, पादपाकार आकार जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, इसको बोलते हैं डेंड्रेटिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डेंड्रेटिक, ठीक है। डेंड्रेटिक आपको ड्रेनेज पैटर्न इसको बोलते हैं। और ये हिमालय की नदियां इस प्रकार का आकार बनाती हैं, प्रतिरूप बनाती हैं। जब आपकी देखेंगे आप चिड़िया की तरह उड़ते हुए या प्लेन से या हेलीकॉप्टर से, तो आपको इस प्रकार का आकार नजर आएगा, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको नजर आएगा। अब आप अगर बात करेंगे तो यहां पर एक और पैटर्न है यहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं आयातकार। थर्ड लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, आयातकार, ठीक है। थर्ड जो है आपका, उसको बोलते हैं आयातकार। तो ये आयातकार या आयाताकार अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं, ठीक है। आयाताकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक। तो ये कहां पर होगा, पहली चीज तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब ये आपको कहां मिलेगा, तो ये याद रखिएगा कि आपको ये मिलता है ज्यादातर कहां पर, प्रायद्वीपीय भारतीय भाग में मिलता है, प्रायद्वीपीय भाग में मिलता है भारत के। ये हम लोग भारत के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, इसलिए मैं इंडिया बता रहा हूं। ये प्रायद्वीपीय भाग में मिलता है भारत के, है ना। और खासकर कहां मिलता है, ये खासकर वहां मिलता है जहां पर आपकी भ्रंश घाटी बनी होती है, जहां पर आपकी क्या बनी होती है, भ्रंश घाटी बनी होती है। तो भ्रंश घाटी वाले क्षेत्र में मिलता है। तो ये भी आपको जो है अपवाह तंत्र कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ये आपकी मुख्य नदी बह रही है, और इसमें जो आके नदियां मिलेंगी, वो इस प्रकार से आपको ये भी नदी 90 डिग्री में आके मिलती है। ये भी नदी जो है किस प्रकार से मिलती है, आके 90 डिग्री में आके मिलती है। तो एक रेक्टेंगल सा फॉर्म हो जाता है, और यहां पर छोटी छोटी इसकी भी सहायक नदियां जो हैं छोटी छोटी इस प्रकार से मिलती हैं, इनमें भी, है ना। तो एक क्या बन जाता है, एक आयताकार आकार बन जाता है। और यहां पर भी 90 डिग्री है, यहां पर भी क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें और जालीनुमा में फिर फर्क क्या है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए नेक्स्ट कि इसमें और जालीनुमा में सर फर्क क्या है। बहुत फर्क है। एक आपको जहां मिल रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही है। यहां किसकी प्रक्रिया है, भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही है, याद रखो। यहां पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, फॉल्ट जिसको बोलते हैं, गड्ढे बन रहे हैं, उन गड्ढों में नदियां बहते हुए जा रही हैं, है ना। दूसरा ये प्रायद्वीपीय भाग में मिल रहे हैं, है ना, जहां पर चट्टानें कठोर होती हैं, जहां पर चट्टानें क्या होती है, कठोर होती हैं, राइट। और यहां पर अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये जो जालीनुमा आकार दिख रहा है आपको, ये वलित पर्वत की घाटियों में मिल रहा है। वलित पर्वत, जहां पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, जहां पर वलन की प्रक्रिया हो रही है। यहां पर किसकी प्रक्रिया हुई थी, वलन की प्रक्रिया। तो एक जगह पर क्या हो रहा है, एक जगह भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही है, और एक जगह जो प्रक्रिया हो रही है वो वलन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। ये कौन सी नदी फॉलो करती है, तो ये नदी आपको मैं बता दूं, जैसे कि सोन नदी, है ना, सोन नदी, जैसे कि आपकी नर्मदा नदी, आपकी दामोदर, है ना, ताप्ती, ये सब इस प्रकार से अपवाह प्रतिरूप फॉलो करती हैं, है ना। ये नदियां इसका अपवाह प्रतिरूप फॉलो करती हैं। अब हमारा कौन सा आता है, अब हमारा आता है एक और अपवाह प्रतिरूप, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं, चौथा लिख लो, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप।
अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। अपकेंद्रीय मतलब होता है क्या? अपकेंद्रीय मतलब होता है आपका, जानते हैं आप, सेंट्रीफ्यूगल। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। इसको रेडियल भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको रेडियल भी बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, अब ये कैसे है, इसको सोचो, चिड़िया उड़ रही ना, उस प्रकार से अगर देखोगे तो इस प्रकार से आपकी एक पहाड़ी है, ये आपकी पहाड़ी है ना, और इस पहाड़ी से कई सारी नदियां निकल रही हो। इस पहाड़ी से क्या हो, कई सारी आपकी नदियां, इनके पहाड़ी के अलग अलग कोने से कई सारी क्या निकल रही हो, आपकी नदी निकल रही हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे कि मैकाल पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी। ठीक है, मैकाल की पहाड़ी में आप जानते हैं क्या है, एक तरफ आप देखते हैं महानदी निकल रही है सिहावा पहाड़ी से, है ना, एक तरफ आप देखते हैं अमरकंटक से क्या निकल रही है, नर्मदा नदी निकल रही है, एक तरफ देख रहे हैं अमरकंटक से सोन नदी निकल रही है ना। तो मैकाल पहाड़ी से आप देख रहे हैं, मैकाल पहाड़ी से कई सारी नदी निकल रही है। अब याद रखिएगा, मैंने अमरकंटक नहीं बोला है, मैंने मैकाल पहाड़ी बोली। मैकाल पहाड़ी जो है, मैकाल पहाड़ी के दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्व भाग में सिहावा पहाड़ी है, जहां से महानदी निकलती है ना, जबकि अमरकंटक जो कि मैकाल की एक चोटी है, वहां से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। तो कंफ्यूज ना होना, है ना। मैं जब मैकाल बोलता हूं तो मैकाल बड़ा क्षेत्र है, मैकाल क्या है, बड़ा क्षेत्र है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये अपकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप का भी उदाहरण है ना। ये चीज जो है अलग अलग जगह पे, मतलब जो पहाड़ है आपका इस प्रकार से, ऐसे समझो, ये कहना ऐसा मैं चाह रहा हूं कि ये आपका इस प्रकार से पहाड़ है, ये आपका पहाड़ है ना, और पहाड़ से आपने देखा कि कई तरफ से क्या निकल रही है, इस तरीके से नदी निकल रही है ना, आपकी हर दिशा में लगभग जो है एक नदी निकल रही है। तो इस पैटर्न को अगर ऊपर से देखोगे तो ये गोल सा नजर आएगा। इस पैटर्न को हम बोलते हैं क्या, रेडियल पैटर्न बोलते हैं, रेडियल आपका प्रतिरूप बोलते हैं, अफवाह प्रतिरूप। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, अफवाह प्रतिरूप, अफवाह तंत्र। कुछ आपके जो होते हैं सेंट्रीपिटल भी होते हैं, अभी केंद्रीय भी होते हैं, जैसे कि काठमांडू का आप ले लो। एक और लिखवा दे रहा हूं आपको मैं यहां पर, लास्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारे लिए इतना बहुत है, लास्ट। ठीक है, होते तो बहुत सारे पैटर्न है, हम लोग के लिए अभी जीएस के लिए इतने बहुत है। अभी केंद्रीय अफवाह प्रतिरूप, अभी केंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। ठीक है, अभी केंद्रीय अफवाह प्रतिरूप, राइट, ये है आपका अभी केंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसा समझना है कि सपोज इस प्रकार से आपकी पहाड़ियां हैं, इस प्रकार से आपकी पहाड़ियां हैं। अब यहां से हमने देखा एक पहाड़ी आ रही है, इधर नदी निकल रही है, इधर से एक नदी इधर निकल रही है, एक नदी इधर निकल रही है, और सारी नदी आके यहीं पर मिल जा रही है ना। इसको बोलते हैं क्या, अभी केंद्रीय, सेंट्रीपिटल, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको पैटर्न नजर आएंगे, जिसमें शंख नदी कोयल नदी से आके मिल रही है, हमने देखा था, है ना, रांची के पठार के पास देखा था। तो ये याद रखिएगा, ये आपको पैटर्न कहां दिखता है, ये आपको पैटर्न रांची के पठार के पास दिखता है, ये रांची के पठार के पास आपको दिख रहा है पैटर्न। और दूसरा ये नेपाल में काठमांडू में दिख रहा है, नेपाल में जो काठमांडू जगह है ना, वहां पर भी आपको ऐसा दिखता है, नेपाल में काठमांडू घाटी जो है वहां पर भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ नदियां क्या हो रही है, नदियां यहाँ पर आपको इस तरीके नजर आएंगी। अब यहाँ सारी नदी आके इस तरीके से, उधर हमने देखा था उल्टा था, इधर देखा हमने इस प्रकार से नदियां आके मिल रही हैं सब। तो इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं अभी केंद्रीय। सब चीज अंदर की तरफ आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स में बल किधर लगता है, अंदर की तरफ लगता है, वही। और यहां हमने देखा क्या है, यहां पर बाहर की तरफ जा रही है, यहां पर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रही है, एक तरफ अंदर की तरफ आ रही है और एक तरफ बाहर की तरफ जा रही है। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं अफवाह प्रतिरूप, ये है क्या, आपके अफवाह प्रतिरूप हैं, जिसको हमने कर लिया। अब हम लोग जो इसके बाद बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डैम्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो वो लेक्चर आप मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग में देखेंगे एक एक चीज और एक एक डैम की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। और कल हम लोग एक चीज और बात करने वाले हैं जो कि अभी नहीं कर रहा हूं, जो कि हम लोग कल करेंगे, जिसको बोलते हैं रिवर कैप्चर। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं अफवाह अपहरण के बारे में या नदी अपहरण के बारे में, वो कल बात करेंगे। और कल ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, कौन सा, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा टॉपिक, दैट इज डैम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए करिए, है ना, और कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।